बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान में जाली पुलिस मुकाबले अब एक आम सी बात हो गई है। आए रोज किसी न किसी शहर में शहरी पुलिस की गोलियों का निशाना बन जाते हैं। चंद रोज कबल इस्लामाबाद में एक नौजवान तालिब इल्म उसामा सती पुलिस की बर्बरियत का निशाना बना है। पुलिस ने उसकी गाड़ी पर न सिर्फ गोलियां बरसाई बल्कि उसके बाइस वाक़े को दबाने की भी भरपूर कोशिश की, मगर सच सामने आ गया और साबित हो गया कि उसामा सती बेगुनाह था। हर सानिए के बाद वही कहानी दोहराई जाती है। पुलिस अफसरान का तबादला हो जाता है, लवाहिकीन को तसल्लियां दे दी जाती हैं, कुछ परेड हो जाती है मीडिया के सामने। फिर पुलिस वाले अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए एकदम से सरगर्म होते हैं और कुछ अरसे बाद मुल्जिमान अदम सबूतों की वजह से बरी भी हो जाते हैं या लवाहिकीन को कातलों से सुलह करने पर मजबूर कर दिया जाता है। सानिया साहिवाल हो या सलाहुद्दीन का कत्ल, हर केस में यही हुआ है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी इन वाकयात का तसलसल ऐसे ही जारी है। रियासत से इंसाफ लेने के लिए मजलूमों को एहतजाज करना पड़ता है, मुजाहरे करने पड़ते हैं। सितम ज़रीफ़ी यह है कि उसामा सती तहरीक इंसाफ ही का सरगर्म कारकुन था और वो समझता था कि अब मुल्क में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई है, अब पुलिस बदल जाएगी, सबको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मगर उसे क्या खबर थी कि वो अपनी ही जमात की हुकूमत में, उसी दारुल हुकूमत में सरेआम यूं सड़क पर पुलिस के हाथों नाहक मारा जाएगा और उसके वालिदैन इंसाफ के लिए दर बदर मारे मारे फिरेंगे, सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। उसामा सती के अहले खाना ने आज प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया। उनके रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे, जो सपोर्टर्स है मौजूद थे और PTI के बहुत लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। उनके चचा ने क्या कहा, आज 7वां दिन है। आपने मेरे नारे का जवाब सिर्फ हुकूमत की तरफ से अल्फाज हमारे साथ तावन है, बाकी अमली तौर पे कोई तावन नहीं है। ये वही सानिया साहिवाल बनाने की कोशिश की जा रही है और हमेशा से अपने पेटी भाइयों को वो बचाने की कोशिश करते हैं और अभी भी उनका ये सिलसिला चल रहा है। पहले दिन से हमारी डिमांड है जुडिशल इंक्वायरी जो है वो हाई कोर्ट के जज के निगरानी में कराई जाए। शेख रशीद साहब वजीर दाखिला साहब आए थे, उन्होंने हमें 24 घंटे का टाइम लिया था कि ये आपका मुतालबा पूरा किया जाएगा, तो अभी तक तो इस पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने यकीन दहानी कराई है कि इस केस में इंसाफ जरूर होगा। हमारे साथ प्रोग्राम में उन्होंने इस केस के हवाले से क्या कहा था, लेट्स वॉच द इंटीरियर मिनिस्टर। जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं आप इस मामले पर? हम तैयार हैं। वो दे दरखास्त हम लॉ मिनिस्ट्री को भेज के 5 आदमियों को हमने मौत के मुंह में धकेल दिया है। इंक्वायरी हो रही है। 2 आदमियों ने जो मुझे बताया गया है इसमें उनका वेपन यूज हुआ है। 5 के 5 पर 780A का भी मुकदमा बनाया, 302 का भी बनाया, 148 149 का बनाया और पुलिस के खिलाफ भी एक बड़ा फैसला करने वाले हैं। तक जो हुआ है उसामा सती कत्ल केस में वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है। IG इस्लामाबाद का तबादला कर दिया गया। सवाल यह है कि पुलिस में इस्लाहात का वादा क्यों नहीं पूरा हो सकता? क्या वजह है कि हर हुकूमत निजाम को बदलने से घबरा जाती है? पुलिस को अवाम के लिए खौफ और दहशत की अलामत क्यों बना दिया गया? ये रिपोर्ट है इस मामले की। इसमें यह बात वाज़ेह तौर पर लिखी गई है कि पुलिस के एहलकारान ही की गलती थी। इस पर बात करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू यू और मकबूल जान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। जो इस्लाहात हैं वो क्या बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सिस्टम को भी अच्छे तरीके से समझते हैं? क्या वजह है, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे पुलिस हो, सब कहते हैं इस्लाहात होंगी मगर नहीं हो सकती? और ये मकबूल जान देखिए, 1860 के करीब ये पुलिस एक्ट आया है तो उस वक्त अंग्रेज ने इनके एक सीनियर पार्टनर रखा था CSPs को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि पुलिस वाले जो थे उनसे बहुत सारे ऐसे काम जो थे हमारी पॉलिटिकल एलीट ने लेना शुरू किए, जिसकी वजह से ये पुलिस वाले जो हैं वक्त के साथ साथ लाडले बनते चले गए। ये पुलिस रिफॉर्म कुछ भी हो, आप कैसे भी कर लें, जब तक आप पुलिस वालों से कोई काम लेते रहेंगे उस वक्त तक ये पुलिस वाले जो हैं इनकी रिफॉर्म्स के ऊपर सर से गुजर जाएंगे। आप इनसे अपने मुखालफिन की ऊपर कत्ल के मुकदमे करवाते हैं,
आप उनको कत्ल के अपने आप बंदों का कत्ल के मुकदमों से बरी करवाते हैं, आप ज़मीनों पर कब्जे करवाते हैं, आप इनके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के 2 नंबर के धंधों के कारोबार चलवाते हैं, आप इनके ज़रिए से इलेक्शंस के दौरान अपने उम्मीदवारों को बिठाते भी हैं, अपने मुखालिफिन के और अपने उम्मीदवार जो हैं उनको खड़ा भी रखते हैं। बहुत हर वो काम जो कि कितना गंदे से गंदा और लो लेवल का होता है आप पुलिस के अफसरान से करवाते हैं। यही वजह है कि आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है। आप कभी इलेक्शन से सिर्फ 6 महीने पहले देखा करें कि कैसे हर MNA MPA हुकूमत का होता है, वो उसके जेब में 2 या 3 पुलिस अफसरों की लिस्ट होती है और वो कभी IG के दफ्तर में बैठा होता है, कभी वो सेक्रेटरी सर्विसेज के दफ्तर में बैठा होता है, कभी वो चीफ सेक्रेटरी, और अपना बंदा जो है इलेक्शन से पहले अपना मर्जी का SHO सारा कुछ वो लेके जाता है और जहां ये जाते हैं अपना क्राइम साथ लेके जाते हैं। इसीलिए ये सिर्फ पहला वाकया नहीं है। मैं आज से 3 साल से बरमला टीवी पे कह रहा हूं कि जिस दिन मॉडल टाउन के उन पुलिस अफसरान को सजा हो गई, मेरा गिरबान पकड़ लीजिएगा, क्योंकि नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि पूरे का पूरा निज़ाम उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है, क्योंकि उनको पता है कि कल हमने इन पुलिस वालों से काम लेना है। अच्छा, फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे रिफॉर्म्स होती हैं वैसे वैसे पुलिस उससे निकल के बाहर आती है और पुलिस के ऊपर जो ओवरलोड खत्म हो जाता है। आपने पाकिस्तान की हर सर्विस को नाज़िम के मतहत कर दिया सिवाय पुलिस के। सुरखाब के पर लगे, हालांकि वो जनरल तनवीर नकवी बशरफ का जमाना था, हर चीज को तहस नहस करके उनका नहीं पुलिस वाला नहीं होगा नौसिंह के पीछे, यानी एक आदमी जो है वो इरिगेशन वाला हो सकता है, फलाना हो सकता है। तो पुलिस की बुनियादी तौर पर इनहेरेंट ट्रेनिंग जो है वो ट्रिगर हैप्पी की हो गई। एक और बड़ा अजीबोगरीब मामला है, हमने कुछ लोगों को मीडिया में भी और कुछ लोगों ने अपनी सियासतदानों ने भी कुछ पुलिस अफसरों को इस बात के ऊपर ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया हुआ है कि उन्होंने पुलिस मुकाबले में फलां बंदे को मार दिया। अब ऐसे लोगों को हीरो बनकर मैं उन ऐसे लोगों की तस्वीरें लगते देखी हैं, मैंने ऐसे लोगों को हार पहनाते देखा है। आप देखें, एक गुजरावाला में एक वाकया हुआ, आपने उसने बंदे को एक मुजरिम को मार लिया। के बदले उसी रेंज के अंदर सियालकोट में 2 मजलूम बच्चों को, हाफिज़े कुरान बच्चों को पुलिस वालों ने पकड़ के डंडे मार मार के लोगों के सामने मार दिया और कुछ नहीं हो सका। मसला सारा यह है कि आपने पुलिस के ऊपर से विजिलेंस हटा दी है और आप देखें एक इस वक्त एक SHO जो है ना वो कोई काम नहीं करता, ना वो तफ्तीश का काम करता है, ना वो लॉ एंड ऑर्डर का काम करता है। वो एक काम करता है कि मैंने किसी बंदे को कितनी सिक्योरिटी फराहम करनी है और उस बंदे की जो लिस्ट ऑफ काम है उनको कैसे मैंने लुक आउट करना है, पूरा करना है। मैं आपको एक साहब थे जो इस रिफॉर्म पे बहुत बड़ा काम कर रहे थे, तो रहीम यार खान में उनको ज़मीनें मिली जैसे हमारे यहाँ मिला करती हैं, तो 2-2.5 कनाल, ठीक है। तो वो बहुत बड़े, मैं नाम लेना चाहता, जाहिर बात है बहुत बड़े आदमी थे, बड़े रिफॉर्म उन्होंने किया था। तो वो चले गए डिप्टी कमिश्नर के पास, करते थे कि वो एक बंदा था वहाँ पर रिटायर्ड, वो वहाँ पर ज़मीनें तैयार करता था, करके फिर बेचा करता था। उन्होंने उस ज़मीन को तैयार करके जब बेचने लगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं वापस लेना चाहता हूँ। उसने कहा मैंने मेहनत की हुई है, मैं 12 लोग डिप्टी कमिश्नर के पास गए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा ये काम तो नहीं हो सकता, मैं डिप्टी कमिश्नर को भी जानता हूँ। उठ के वो SP के पास चले गए। उसने 2 दिन बंदे को बंद रखा, 3 दिन उसको 2 तो उल्टी सीधी लगाई, उस बंदे ने उनको जाके वापस कर दिया। वो अलॉटमेंट वाले उन्होंने 2.5 मरबे अपने कई लाख में बेच दिए। अब उनके नज़दीक तो पुलिस काम की चीज़ है, फौरी तौर पर काम करती है। आपने तो इस फौरी नतायज के, क्योंकि ज़ाहिर बात है पुलिस ने अपना उसको देखना होता है, अपना लॉ एंड ऑर्डर को देखना होता है, ना उसने अपना अदालत को देखना होता है किसी और, उसने डायरेक्टली बराह रास्त फोर्स को यूज करना होता है। यही वजह है कि पुलिस हमारे उसमें रच बस गई है। जो बंदा भी उठेगा उसको 2 गनमैन पकड़ा देंगे, वो उसके आगे चलते फिरेंगे, 4 सलूट मारेंगे, खुश हो जाएगा। हाँ जी, ये सिस्टम अब आदत हो गई है, मजबूरी बन गया है, पसंद आ गया है। जानल साहब, आपका क्या ख्याल है? जो डर्टी हैरी सिंड्रोम का जिक्र किया अभी और ये मकबूल जान साहब ने भी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बड़ा अहम है ये कि डर्टी हैरी खुद बना देती हैं सियासी जमातें, चाहे वो कोई भी जमात हो। उनके अपने लोग होते हैं जिनको वो समझती हैं कि ये बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, तो जो एक्चुअल रिफॉर्म है उस तरफ नहीं जाते। आप CCPO लाहौर की अगर मिसाल ले लें, अभी की गवर्नमेंट में जिसकी तारीफें करते नहीं थकते थे प्राइम मिनिस्टर, उसी CCPO को फिर हटा भी दिया। जिनकी खातिर IG को तब्दील किया था वो CCPO भी चले गए। कितने तबादले होंगे जनरल साहब, या ये हुकूमत भी चली जाएगी और रिफॉर्म नहीं होगा पुलिस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये इस तरह जो कुछ वैसे तो
औरिया कह रहे हैं वो बिल्कुल, औरिया मकबूल खुद इन चीज़ों को, इनके दाई हैं, इन्होंने देखी हुई हैं सारी चीज़ें और इनके बिल्कुल ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है। लेकिन दो एक और चीज़ें जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब भी पुलिस मुलव्वस होगी किसी जुर्म में, उसकी जब तहकीकात भी पुलिस से करवाई जाएंगी तो ये तवक्को कभी नहीं करनी चाहिए कि वो उसमें फिर उसकी करेंगे इन्वेस्टिगेशन या वो उसमें कोई ऐसे लूप होल्स नहीं छोड़ेंगे जिसको एक्सप्लॉइट न किया जा सकता और ट्रायल स्टेज पे। ये हो नहीं सकता। लिहाजा इसका अरेंजमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए कि उसकी इन्वेस्टिगेशन, जैसे भी वो उनकी फैमिली मुतालबा कर रही है कि जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन करवाएं, मेरा ख्याल है इसका कानून पास हो जाना चाहिए कि जब भी पुलिस के अपने लोग किसी जुर्म में मुलव्वस होंगे तो उनको बरी जिम्मा करार देने के लिए जुडिशियल कमीशन होगा या कोई भी और, उसमें MI के लोग होंगे, उसमें ISI का होगा या IB के होंगे, कोई और सिस्टम बना लें, लेकिन पुलिस से उसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। यहाँ चालान पुलिस नहीं पेश करना है। आप कैसे तवक्को करते हैं कि वो आप टक्करे मार के जो जी चाहे कर लें, वो आपको कोई ना कोई ऐसा तमाशा दिखा देंगे एंड पे कि ये लोग छूट जाएं। तो पहली बात तो ये है कि ये किस्सा खत्म किया जाए। दूसरी चीज ये है कि ये जो हम पुलिस के लोग, इनको बाद में हम ट्रांसफर और ये वो करके जो समझते हैं कि इससे हमने काम कर दिया, इनकी पोस्टिंग ट्रांसफर का सिस्टम जो है वो भी बदलना चाहिए। उसको ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत ये कैबिनेट ये वो इनसे लेके इनका कोई इंडिपेंडेंट सिस्टम बना देना चाहिए, क्योंकि ये आज पोलिटिसाइज इसी वजह से है कि इनकी पोस्टिंग ट्रांसफर जो है वो इन्हीं लोगों के हाथ में है और ये अदालत तबाह बर्बाद हो चुका हुआ है। आप उदैर बलोच का केस देख लें कि वो कोई केस उसका साबित नहीं हो रहा, 3 केसेस में अभी छोटा है। उसकी वजह यही है कि वो पुलिस जो है वो गवाहों को बुला के तो जूते मारती है, वो सारे गवाह खत्म हो जाते हैं। नतीजा ये है कि वो अपनी मर्जी के रो के प्रोविंशियल गवर्नमेंट में वो लड़ती हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ कि जी हमें ये IG चाहिए, क्योंकि उनको पता होता है कि ये IG हमारी उंगलियों पे नाचेगा। तो इनका पोस्टिंग ट्रांसफर का सिस्टम जो है वो भी एक्सेसिबल नहीं रहना चाहिए, उसमें उसका सिस्टम मेरिट बेस बना के और उसका कोई इंडिपेंडेंट। जनरल साहब मुझे वक्फे पे जाना पड़ा है, लेकिन यहाँ मैं ये बात ऐड करती चलूंगी कि हमने अफजल शिगरी साहब से भी बात की, हमने शोएब सिडिल साहब से, हमने काफी लोगों से इस पे हम बड़े अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं, रिफॉर्म की सजेशंस। आई थिंक जनरल साहब आपसे भी पहले बात हो चुकी है। ये हमें बताया गया है कि 30 के करीब रिफॉर्म पेपर्स मौजूद हैं पाकिस्तान में। अगर कोई उससे इस्तेफादा करना चाहे तो इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन लग ये रहा है कि पॉलिटिकल विल है ही नहीं पुलिस का निजाम तब्दील करने के लिए। हम एक वक्फा ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। पुलिस रिफॉर्म पे बात करें, मजहबाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। सिंध पुलिस के बारे में सुनते थे बातें, ये तो इस्लामाबाद है, उस जमात की हुकूमत है जो बहुत ज्यादा पुलिस रिफॉर्म की बात करती थी, जो जिनको मारा वो भी उसी जमात के थे, और अब वो वालिदैन इस्लामाबाद में ही उसी डी चौक के बाहर प्रेस क्लब के बाहर खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें इत्मीनान नहीं है कि हमारे बेटे के कातलों को सजा होगी। तो ये अगर सूरत हाल है तो हमने पुलिस को कब ठीक करना है, कभी ठीक भी होगी कि नहीं मजहर साहब? मेरा ख्याल है नहीं करना ठीक, और उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है, क्योंकि वो अगर ठीक कर लिया तो चौधराहट खत्म हो जाएगी। कोई भी नहीं ठीक करना चाहता। जो आप देख लेना, कराची में रेंजर्स 1989 से है, और उस दौरान इन सब का काम था कि इस पुलिस को रिफॉर्म्स करते, ट्रेन करते, और अगर 2002 के बाद से आप उठा के देख लें तो एक बड़ा बनाया पुलिस ऑर्डर 2002 आपके सामने मौजूद है। आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। इवन जनरल मुशर्रफ ने जब पुलिस ऑर्डर 2002 इंट्रोड्यूस किया था तो उन्होंने ही बहुत जल्दी उसको वायलेट करना ही शुरू कर दिया था। उसमें पुलिस वाले रुकावट थे, उसमें वो नौकरशाही रुकावट थी जिसका असर और रसूख खत्म हो रहा था उस ऑर्डर के तहत, और उसको एग्जीक्यूट करने के बजाय सिंध ने तो ये किया, उन्होंने जो है 1861 का कानून वापस ले आए, क्योंकि जब उन्होंने पुलिस ऑर्डर 2002 खत्म किया तो एक वैक्यूम आ गया था कि अब क्या करें, तो उन्होंने पुराना लिया। अब पुलिस ऑर्डर 2002 दोबारा लाए, लेकिन उसकी शक्ल बदल दी। यही काम पंजाब ने किया।
पंजाब में भी पुलिस ऑर्डर 2002 मौजूद है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होता। उसमें असल उसमें चीज क्या थी? दो चीजें अहम थी उसमें, एक पब्लिक सेफ्टी कमीशन और एक नेशनल पब्लिक सेफ्टी अथॉरिटी। ये चेक एंड बैलेंस थे। इससे सियासी मुदाखलत खत्म हो रही थी, इससे टेन्योर ऑफ पोस्टिंग जो है वो डिसाइडेड था। अभी जनरल अमजद साहब बात कर रहे थे, डिसाइडेड है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है एडी ख्वाजा के केस में, यानी वो उसको भी हटा दे। एडी ख्वाजा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आपने ये करना है। आपने किसी आईजी को और अगर हटाना हो तो आपको बहुत सॉलिड रीजंस देने पड़ेंगे। लेकिन जब एक अनार्किस्ट सिचुएशन होती है, जब एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जहां पुलिस वाले को, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो चाहे दूसरे इदारे हों, पुलिस को ट्रीट किया जाता है एक सबसे ज्यादा कमजोर तरीन इदारा। जो ट्रीटमेंट होता है वो बिल्कुल उसी तरह का होता है, विदाउट रियलाइजिंग कि पुलिस से ज्यादा मोहल्ले को कोई नहीं पहचानता, एसएचओ एएसआई से ज्यादा। और जो ब्रिटिश लॉज हैं उसके अंदर पुलिस वाले जो होते हैं, ऑफिसर जो होते हैं, वो उन्हीं इलाकों में रहते हैं ताकि उनको रियलाइज हो कि उस इलाके को किस तरह प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ वो विल ही नहीं है। बिल्कुल ठीक, विल ही नहीं है। और अगर मलिहा हाशमी साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और क्योंकि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं तो आपको तो अच्छी तरीके से पता होगा ये मामला आप सोशल मीडिया पे कितना उठाया जा रहा है। टॉप ट्रेंड हो गया था उसामा। सो उस खानदान की तरफ से कुछ बताएं कि आपको उनके क्या महसूसात होंगे इस वक्त। दूसरा, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नहीं करनी है इस्लाहात तो अब कौन करेगा इस्लाहात? देखिए, बहुत शुक्रिया। बात यह है फरिया कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, उसामा की जगह मैं या आप भी हो सकते थे, कोई भी हो सकता था। और फिर इतनी एब्सर्ड बात कहना, ऐसी एब्सर्ड जस्टिफिकेशंस देना कि नहीं जी हम तो वो समझे कि वो डाकू था और टायर्स पर गोलियां मारने की वजह सीधी आप विंड स्क्रीन में गोलियां मार रहे हैं। तो क्लियरली, और अब तो आज मैं देख रही थी कि वो उनका जुर्म साबित भी हो गया है और उनको पुलिस के महकमे से निकाल भी दिया गया है। ये रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। सबके बारे में यही साबित हुआ है, किसी ने रोका भी नहीं। हाँ, और आप देखिए, लेकिन आप ये देखिए इसमें फॉर अ चेंज चले एटलीस्ट ये पकड़े गए, इनको पुलिस के महकमे से निकाल दिया गया। मॉडल टाउन वाले वाकये की निस्बत कुछ बेहतर आप देखते हैं सूरत हाल, लेकिन जिनका प्यारा गया है उससे इस बात से गर्ज नहीं है कि मॉडल टाउन वाकये के बाद क्या हुआ या इस वाकये के बाद क्या हुआ। सो इस्लाहात क्लियरली आपको चाहिए। और शेख रशीद साहब का वजारत दाखिला के ओहदे पर बिराजमान होना मुझे एक उम्मीद देता है कि शेख साहब चूंकि सिस्टम को ही नोज द सिस्टम इनसाइड आउट, तो मुझे लगता है कि वो इसमें काफी हेल्पफुल साबित होंगे इंशाल्लाह। अभी तो उनको कुछ दिन हुए आए हुए, लेकिन आईजी तो बदल दिए, आईजी साहब तो बदले हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ आईजी साहब की तब्दीली जो है वो काफी नहीं है। ये जो भी कुछ हुआ ये आईजी की हिदायत पे नहीं हुआ, यकीनन उनके अंडर आता है सब कुछ, लेकिन असल जिम्मा जो है वो इस बात का रियासत पर आता है कि उनको ट्रेन किसने करना है। करने की कोशिश। हाँ, मतलब आईजी का तबादला, कोई और भी आईजी आ जाए, वो आईजी वाज डूइंग हिज जॉब रियली वेल, सो कोई और भी आईजी साहब आ जाए और उनके अंडर भी अगर ये हो जाता है खुदा न खास्ता, तो क्या हो सकता है? जब really think we can say it was a job well done, जब आपने सामने एक बेगुनाह शख्स को मार दिया, what job was IG doing well? वो उनकी ओवरऑल तो परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट वाकया है, ये तो मैं मानती हूँ, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि आईजी साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ग्रास रूट लेवल पर अपने इन पुलिस एहलकारों की ट्रेनिंग करते। But that's not enough. हमें रिफॉर्म की तरफ जाना है। अब आते हैं पीटीएम की तरफ। तहरीक अभी भी जारी है। इस तहरीक का मुवाजना पाकिस्तान की किसी और सियासी तहरीक से इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख की शायद वाहिद तहरीक है जो खुद कह रहे हैं कि हम किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं है बल्कि फौज के खिलाफ है, और उनके रहनुमा ये बात भी कर रहे हैं। इस तहरीक के दौरान रियासती इदारों के खिलाफ बदज़बानी की गई, उसके जलसों में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते रहे। 2 रोज कबल बन्नू के जलसे में भी अफगान तालिबान के झंडे लहराए गए और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए। दूसरी जानिब तहरीक के अंदर इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस्तीफों से इनकार करके नजर आ रहा है कि पीछे हट रही है, पीएमएलएन के सद तक आगे है। और ये मकबूल जान, क्या समझते हैं आप पीडीएम का अब मुस्तकबिल क्या? इसके जो आप खुश हो रहे हैं ना कि पुलिस वाले निकाल दिए गए तो ये बड़ा काम हुआ है, ये मैं दर्जनों मिसालें ऐसी दे सकता हूँ कि इंक्वायरीज हुई दर्जनों, उसके बाद निकाले गए, वो मसला ठंडा हो गया,
उसके बाद वो पैसे सर्विस ट्रिब्यूनल में गए, फिर अदालतों में गए, क्योंकि जो रिपोर्ट है पुलिस ने मुरतब की है, और पुलिस की मुरतब की हुई इंक्वायरी रिपोर्ट हो या बयान लिया हो, उसकी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, जब वो ये लोग 2-3 साल के बाद दोबारा आएंगे तो ये पूरे के पूरे दर्जनों लोग थे जो बारह रीइंस्टेट, हर हुकूमत में प्रेशर खत्म करने के लिए किया जाता रहा, और दोबारा रीइंस्टेट होते हैं, पूरे के पूरे बेनिफिट्स लेते हैं, पिछले एरियाज लेते हैं, अच्छे खासे अमीर होकर दोबारा नौकरी में आ जाते हैं। तो इसमें खुश होने की जरूरत नहीं, बेसिक बिल्कुल वैसा ही है जैसा माजी में हुआ, और ये सब आप कह रहे हैं। बिल्कुल वैसे, बिल्कुल वैसे। क्या करना चाहिए था? सजा, आम आदमी गोली मारे क्या करते हैं? उठा के बंद करते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में दाखिल करते हैं, इंक्वायरियां होती हैं। मैं कत्ल कर दूं क्या होगा, कोई और कत्ल कर दे क्या होगा, उसको पकड़ के बंद करेंगे, उसके ऊपर मुकदमा चलेगा अदालत के अंदर, उसका रिमांड लिया जाएगा, उसको रेगुलर उसके गवाह पेश होंगे। ये प्रिविलेज क्यों है कि मेरे ऊपर इंक्वायरी की जाएगी? आसमान से उतरे पुलिस वाले, उनके ऊपर इंक्वायरियां की जाएगी, सिर्फ एक खास बोर्ड बिठाया जाएगा और 3 दिन के अंदर हमने फैसला कर दिया। ये कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इसकी जीरो हैसियत है। वो कहेंगे जी पुलिस वालों ने खुद इंक्वायरी की है, पुलिस के सामने तो 161 का बयान की कोई हैसियत नहीं है। तो ये खुश होने की जरूरत नहीं है कम से कम इस मसले के अंदर किसी तौर पर भी। सो हम ये कह सकते हैं, और ये साहब ये बड़े अहम नुकता आपने उठाया कि मॉडल टाउन और ये वाला वाकया कोई फर्क ये नहीं हम कह सकते कि यहाँ कुछ बेहतर होगा। देखिए 2 साल तो इनको भी हो गए हैं ना, मॉडल टाउन को अभी तक कोर्ट में क्यों नहीं लेके आए अभी तक? मॉडल टाउन के लोग मैं बताऊं कहां का पोस्टेड है इस वक्त, तो सुना है बड़ी बेहतर पोजीशंस पर है। चीखें निकल जाएंगी बातें सुनते हुए। असल मसला ये नहीं है, मतलब कोई नहीं करना चाहता। मदर अब्बास साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, किसी की नीयत नहीं है कोई किसके पुलिस को ठीक करे, इसलिए कि आज ये जो सीसीपीओ क्यों हटा है, उसकी बुनियादी वजह है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों के घरों से गार्ड विड्रॉ करने शुरू कर दिए थे, और पुलिस के कुछ लोगों को, जाहिर बात है हर पुलिस वाला जो है वो सिर्फ नून लीग का उसका नहीं होता, कुछ नहीं, पुलिस वाले ने हर जगह अपने अपने बंदे पाले होते हैं, और हर जगह कोई ना कोई किसी का नुकसान होता है, और यही हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है। इवन फौज के जनरलों में उन्होंने अपने अपने पाले होते हैं लोग जो उनके मोहब्बत करते हैं। मैं अभी जिसका वाकया आपको बताया वो जनरल साहब का वाकया था जो इतनी बड़ी रिफॉर्म कर रहे थे, रहीम यार खान वाला। बहरहाल छोड़े इस बात को। जहां तक पीडीएम की तरफ आती हूँ, और ये साहब तो है ना, आप कुछ कह रही थी? मैं कह रही हूँ फौज में कम से कम एहतसाब तो है ना, अकाउंटेबिलिटी है, पुलिस में तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। फौज के अंदर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी आप लोग कह रहे हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, और ये साहब मैं पीटीएम के हवाले से सवाल करने आ रही हूँ राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। और ये मकबूल जान, क्या पीटीएम की तहरीक का जोर टूट चुका है, या आपके ख्याल में ये तहरीक अभी आगे जाएगी? पीडीएम की तहरीक का जहां तक ताल्लुक है, ये सिरे से बुनियादी तौर पर कोई तहरीक इसको मैं समझता ही नहीं हूँ। उसकी 2-3 बुनियादी वजूहात हैं। उसकी एक वजह यह है कि इन इटसेल्फ दुनिया पूरी में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां अपोजिशन में ना तहरीकें बनाई जाती हैं, कोलिजन। दुनिया पूरी में हुकूमत में कोलिजन गवर्नमेंट होती है, अपोजिशन में पार्टियां अपनी अपनी उसमें काम कर रही होती हैं। पाकिस्तान में हमेशा आमरीत के खिलाफ बनती रही हैं, मतलब अयूब खान के ज़माने में बनी थी, ज़िया-उल-हक के ज़माने में बनी थी, मुशर्रफ के ज़माने में बनी। ये पहले ऐसा है कि जिन्होंने इकट्ठे हुए। अब इसके अंदर इनके पास किसी किस्म का कोई भी एजेंडा नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल आपको दे देता हूँ। मैंने हर एक से पूछा है कि जी हम अदारों का किरदार जो है वो इसमें ख़त्म करना चाहते हैं। अब मुझे बताइए, अदारे क्या किसी कानून के तहत अगर करते हैं, किरदार अदा करते हैं जिसको आप खत्म कराना चाहते हैं? कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है जिसके मुताबिक आप कहेंगे अदारे करते हैं उसको खत्म करो? क्या अदारों में से कोई मानेगा कि वो करते हैं? अब फिर दूसरी बात यह है कि अदारे किसकी बुनियाद पर करते हैं? क्या आसमान से करते हैं? आपके एमएनएस, आपके एमपीएस, आपकी पॉलिटिकल वर्कर्स उन्हीं को कहते होंगे ना कि जो करो, और वो आपके साथ उनको साथ देते होंगे। जाहिर बात है इसमें कोई ऐसा एजेंडा आइटम ही नहीं है जिसके ऊपर डिस्कस कर लिया जाए कि आप पहली बात यह है कि पहली बात तो आप ये कहेंगे जी अदारे ये माने कि हमने तो इसको मनूवर किया है और किस जगह मनूवर किया है, और दूसरी बात यह है कि किसके तहत मनूवर किया है। यानी कोई ना तो आइन के को दफा, और फिर एग्जाम्पल आपने को आइन अगर बना लिया
तो पहले भी उनको कोई हक हासिल नहीं मुताखत करने का, जब बन जाएगा फिर उनको हक हासिल कैसे हो जाएगा? यानी कोई कुछ हर तरह की कंफ्यूजन है। हर बंदा अपनी अपनी पार्टी की बातें करता है। अपना वो कहेगी मैं नवाज शरीफ इस बात पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा, बिलावल अपनी बात करेगा। इसमें असल में जरदारी साहब को एक थोड़ा सा बेनिफिट मिल गया है कि वो उन्होंने 50 साल की अपनी जो दुश्मनी थी वो उसका बदला ले लिया। मरियम नवाज को बुला लिया, उसने आके वहाँ शेर का शिकारी आकर नारे भी सुन ले, फूल भी वहाँ पर भुट्टो की कब्र पे डाल दिए। बाप जिस नाम पे ऊपर वोट लेता रहा, बाप जिस चीज को कैश करता रहा, वो सारी की सारी उसके बाप की सारी जो है वो धड़ाम उसने आगे कर दी। पीडीएम का कोई मुस्तकबिल मुझे कम से कम नजर नहीं आता। और एक और मैं अर्ज कर दूं, एक बहुत बड़ी बात कहा जाता है कि मरियम के अंदर जो है वो फैक्टर है उसका क्राउड पुलर का। लाहौर के जलसे ने यह भी साबित कर दिया कि क्राउड पुलर नहीं है। अगर मौलाना फजल रहमान के लोग निकल जाते, अगर पीपल पार्टी के लोग निकल जाते, अगर बाकी पार्टियों के लोग निकले, तो मरियम का तो बंदा ही कोई नहीं वहां रहता था लाहौर के जलसे में। देखिए जो क्राउड पुलर का तासुर था, आपने कहा कि लाहौर जलसे से वो कम हुआ है। जनरल साहब, आई कम टू यू। प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं पुरानी लीडरशिप को भी जानता रहा हूं, फौज की, इसको भी जानता हूं। मैं समझता हूं कि बहुत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, अगरचे बार बार उनको उकसाया जा रहा है। उन्हें खास तौर पर डायरेक्ट बात की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इस वक्त के कि बड़े तहम्मुल का वो मुजाहरा करें और ये लोग कोशिश करें उनको बार बार उकसाएं। लेकिन एक आम आदमी सवाल जरूर पूछता है कि मुफ्ती किफायतुल्लाह की बातें हों, कल बनू के जलसे में जो नारे लगे, अफगान तालिबान के झंडे लहराए गए, या उससे पहले जो बातें की गई, ये चलती ही जा रही हैं। सो क्या हम ये कह रहे हैं कि ये बातें अब एक्सेप्टेबल हैं डिस्कोर्स में? आप इनको सुनिए या इनके खिलाफ कोई बात होगी, कोई एक्शन होगा? प्रिया, देखिए, अगर कोई आर्मी कुछ करे तो वो सारा कॉन्स्टिट्यूशनल से हटके होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वो नहीं किया जा सकता। कमजोरी इस हुकूमत की है। पीटीएम को भी देखें कि वहां केपीके में फलती फूलती रही, पूरे पाकिस्तान में उन्होंने फतूर खड़ा किया और पीटीआई की गवर्नमेंट वहां पे थी, वो काउंटर नहीं कर सकी। उन्होंने स्पेस दी, उन्हीं के खिलाफ लोग खड़े न किए इलेक्शनों में, उनको अनअपोज जनाब आपने पार्लियामेंट में पहुंचाया। ये पीटीआई की गवर्नमेंट का कसूर है। इसी तरह अब ये जो हरदासराई हो रही है, ये आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। पीटीआई की गवर्नमेंट एक्शन दे सकती है, लेती नहीं है, जिसकी वजह से ये मामला बढ़ता जा रहा है। अब इसका मकासद क्या है? देखिए, बात यह है कि जो ये सारा किस्सा तो शुरू हुआ, ये गवर्नमेंट को इसको समझना चाहिए और लोगों को भी समझाना चाहिए कि कोई दरमियान में और बात नहीं हुई। अगर ये झगड़ा था इलेक्शन का, तो मौलाना ने तो पहले दिन, जब अभी ना गवर्नमेंट इलेक्टेड सिलेक्टेड या नालायक कोई किस्सा ही नहीं था, उसने कहा था जनाब पहले दिन कि जनाब हलफ ना लें जाके। अब मौलाना तो नहीं कह सकता कि जनाब हुकूमत नालायक है इसलिए मैं खड़ा हो गया हूं। वो तो पहले दिन ये कह रहा था कि सारे जाके इस्तीफा वहां पे वो हलफ ही ना लें और ये सिस्टम बिठा दें। तो वो चीज नहीं, ये सारे करप्शन के केस निकले तो ये हुआ। अब प्रेशर ला रहे हैं ये फौज पे कि ये किसी तरह उनको निकाल दें, क्योंकि उनके पास और तो कोई जरिया नहीं है निकालने का इसको। इनके नारों से ये जलसों से हुकूमत नहीं जाती। और दूसरी बात ये है कि अगर वाकई इनके पास कोई शवाहिद हो कि जी ये करना है, हमने ये इलेक्शन जो है रिग हुआ है और हमारे पास सबूत हैं, तो जिस तरह इमरान खान के 126 दिन के धरने के बाद जुडिशियल कमीशन बना था, ये मुतालबा करते कि जी जुडिशियल कमीशन बनाए, हम सबूत सामने रखेंगे। लेकिन ये नहीं करेंगे, उसकी वजह के सबूत भी नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि हुकूमत को चाहिए कि चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख के जुडिशियल कमीशन बना दे और उनको कहे कि जनाब इनको कहें सबूत लेके आए। 2 दिन में इनकी सारी जो सियासत ये करने उसकी हवा उड़ जाएगी। असल किस्सा ये है कि ये फौज को इश्तियाल दिला रहे हैं कि किसी तरह ये सिस्टम को लपेटें, और कोई वजह नहीं है। हुकूमत अगर अपना रास्ता सीधा कर ले और अपनी एक स्ट्रेटजी वर्कआउट कर ले तो ये सारे तितर बितर हो जाएंगे, क्योंकि असल मकसद उनका ये है कि करप्शन के केसेस हमारे किसी तरह इधर उधर हो जाए। ठीक है, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। उसके बाद पीडीएम की तहरीक 3 माह में क्या खोया क्या पाया, मलिया हाशमी से पूछेंगे, और फिर एक और इंटरनेशनल इशू भी है, उस पर भी बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक।
एंड वेलकम बैक। एक और खबर जो आजकल गर्दिश करती रही खासतौर पे सोशल मीडिया पे, वो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात जो कि यूट्यूबर से हुई। सोशल मीडिया एक बड़ी अहम हकीकत बनती हुई नजर आ रही है अब इस दुनिया में, एंड खासतौर पे जो गवर्नमेंट है और प्राइम मिनिस्टर पर्सनली इसको बड़ा समझते हैं, इस हवाले से इस पे एक्टिव भी हैं। मलिया, आप तो नहीं थी उस मीटिंग में, लेकिन आपको पता होगा कि वहाँ क्या बात हुई। जो इल्जाम लग रहा है कि वहाँ पे ये कहा गया कि टारगेट किया जाए अपोजिशन को, खासतौर पर यूट्यूबर्स को हिदायत दी गई है कि आप एंकर्स को भी और अपोजिशन को भी चुन चुन कर उन्हें टारगेट करें। चुन चुन अच्छा, मैं तो चूंकि उस मीटिंग में मौजूद नहीं थी, लेकिन जो लोग थे उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ। और नोइंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, मुझे ये पता है कि उन्होंने आज तक कभी कोई उनका क्लोजेस्ट फ्रेंड हो या जो भी कोई एक्वेंटेंस हो, कभी वो किसी को ये नहीं कहते कि इसको टारगेट करें। वो अपने ओपिनियन जरूर एक्सप्रेस करते हैं, जिस तरह आपको टेलीविजन पर वो नजर आते हैं बात करते हुए। जो बात वहां पर हुई वो बेसिकली ये हुई कि गवर्नमेंट की मौजूदा परफॉर्मेंस क्या है और क्या वे फॉरवर्ड क्या है। बिसाइड्स अब डिजिटल मीडिया सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आप देखें, इट्स टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। तो जिस तरह से अब ट्रंप है, आप देखेंगे ट्रंप उठे कहां से? डिजिटल मीडिया से। सो इस वक्त अमेरिका जिस कियोस्क का शिकार है उसका बहुत हद तक जिम्मा सोशल मीडिया को भी जाता है। सो ये एक ऐसा टूल है कि इसको आप जिम्मेदारी से अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके फायदे में है, अगर डिस्ट्रक्टिव आप इसको अपने लिए बना लेंगे तो फिर आपकी चॉइस है। लेकिन बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं हुई कि ऑपोजिशन को या एंकर्स को टारगेट किया जाए। ये अब एक अजीब सी बात है फरिया, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इसको डिजिटल मीडिया वर्सेस मेन स्ट्रीम मीडिया बना दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा है। हम सब एक यूनिट है, हम सब पाकिस्तान के लिए काम करें। ऑडियंस तक पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, बल्कि कुछ लोग शायद इंटिमिडेट भी होते हैं अब कि भाई डिजिटल मीडिया कहाँ सिर्फ हमारी रसाई थी प्राइम मिनिस्टर तक और बड़े बड़े मिनिस्टर्स तक। अब ये डिजिटल मीडिया के बच्चे उठते हैं और उठ के जिस वजीर को इनका दिल चाहता है ये खुद दे रीच आउट टू देम एंड दे इंटरव्यू देम। तो ये भी एक वजह मुझे समझ आती है इस तरह की रूमर्स फैलाने की। राइट। और ये मकबूल जान, आप मीडिया को भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। ये जो अब इस प्रेजेंट गवर्नमेंट पे बार बार इल्जाम लगता है कि मीडिया की स्पेस कम हुई है इस हुकूमत में, ये सही इल्जाम है? देखें, आप देख लें, आपके सारे बड़े एंकर्स जो हैं वो यूट्यूब पे शिफ्ट होते चले जा रहे हैं और यूट्यूब जो है उनको बहुत ज़्यादा दे रही है। आप खुल भी रहा है कि कौन कितना पॉपुलर है और पता भी चल रहा है। जो लोगों ने एक हवे बनाए हुए थे उससे अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं, यूट्यूब से पता चल रहा है कि लोग किसको सुनना चाहते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी बात यह है कि डिजिटल मीडिया कितना भी हो, उसका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ कोई मुआवजा किया नहीं जाता। उसकी वजह है कि डिजिटल मीडिया जो है डिस्ट्रीब्यूशन ये फेसलेस है ना, ये तो पर्सोनिफिकेशन कुछ भी कर सकता है और पकड़ा नहीं जा सकता। जबकि वहां तो आप एक एक लफ्ज के जिम्मेदार होते हैं। आप खुद सोचते हैं कि मेरे को 12-13 अकाउंट बने होंगे, इसी तरह हर उसके अंदर हर एक ने बनाया हुआ है। तो डिजिटल मीडिया तो बेसिकली दुनिया पूरी में कंफ्यूजन का क्रिएट करने का, और जिसकी भी आप इज्जत उतार दें, वो कह जी हमारा वजीर आजम तो नहीं चाहता उसकी इज्जत उतारो, हमारा नवाज शरीफ तो नहीं चाहता हमारा, आप इज्जत उतारते हैं। वो नहीं, वो तो किसी और का फेक अकाउंट होगा जो इज्जत उतारती होगी। कोई है नहीं ना, जिसे कहते हैं जैसे अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी। जैसे शायरी में मैं जब कॉलम पहले शायरी करता था तो मुझे किसी ने कहा कॉलम क्यों लिखना शुरू करो। मैंने कहा शायरी में तो पकड़ाई नहीं देते। मैंने नज़म लिखी, मैं कहूँ वो तो मैंने अयूब खान के खिलाफ लिखी थी, मैंने आपके खिलाफ थोड़ी लिखी थी। तो डिजिटल मीडिया का भी हाल यही है कि बुनियादी तौर पर ये जो चाहे आप कर सकते हैं, जिसकी चाहे इज्जत उछाल सकते हैं फेक अकाउंट का। आप देखें ना, ये जो इंडिया क्रॉनिकल जो है इसकी एग्जाम्पल है। ये कभी इस तरह की हरकत जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में हो सकती थी? सोच नहीं को सकता। सर इंडियन मीडिया वैसे करता है, मेन स्ट्रीम मीडिया सर इंडियन मीडिया है, वही कुछ ही है। नहीं, मैं बात सुने, क्या वो यूनाइटेड नेशन को बेवकूफ बना सकता था? क्या वो यूरोपियन यूनियन के लोगों को बेवकूफ बना सकता? इस हद तक उसको रियल समझे। दैट्स ट्रू। टोटल आप 12 एनजीओ रजिस्टर्ड करते हैं, तो ये तो इतना बड़ा डिजिटल मीडिया ने का इतना बड़ा स्कैंडल तो 100 साल की प्रिंट मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तारीख में कभी नहीं आया जो एक अकेला ये स्कैंडल है। तो इसका मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसी पर जनरल साहब आपसे सवाल ये कि 5th जनरेशन वॉरफेयर पे बार बार बात की जाती है। एंड जनरल साहब आप तो अच्छी तरीके से, यूर ऑल्सो ऑन यूट्यूब, तो आपको दोनों का फर्क भी पता होगा। लेकिन 5th जनरेशन वॉरफेयर पे हम बात करते रहते हैं। अब आप इन यूट्यूब
चैनल्स पे देख लें, मैं देखी थी मेजर गौरव एज गेस्ट आते हैं पाकिस्तान के चैनल्स पर, जो हमें अच्छे तरीके से पता है कि वो क्या बातें करते हैं पाकिस्तान के लिए, और डायरेक्ट एक्सेस तो है ही। तो 5th जनरेशन वॉरफेयर को सिर्फ पकड़ना है, समझना है, या कोई काउंटर नैरेटिव भी देना है जनरल साहब? देखिए, काउंटर नैरेटिव तो बिल्कुल देना चाहिए और बड़े अग्रेसिव इसमें काम करने की जरूरत है। हम पहले ही काफी लेट हो गए, हालांकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बार बार इस पे कहते भी रहे और हम भी कहते हैं मुख्तलिफ वक्तों पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे, प्रोग्राम्स में, कि ये 5th जनरेशन वॉर बहुत डेंजरस है। इसमें जो हाइब्रिड एलिमेंट है वो ये कि आप ज़हन साजी करते हैं अपने टारगेट की, और वो इतना कायल हो जाता है उस नैरेटिव पे कि वो उस गलत नैरेटिव को फिर खुद आगे लेके चल पड़ता है, और आप यानी जो ओरिजिनेटर है वो बेशक पीछे हट जाए, लेकिन जो टारगेट है वो फिर टारगेट नहीं, वो फिर खुद एक्टिव मेंबर बन जाता है, ओरिजिनेटर हो जाता है, और वो फिर खुद फैला रहा होता है उस नैरेटिव को। और यही हो रहा है यहाँ पे। आपको सोचना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। दुनिया मानती थी कि इस मुल्क में सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी आर्मी की स्ट्रेंथ है, लेकिन इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हिलाने के लिए सबसे पहले यही काम किया गया कि इसमें और पब्लिक में, आम आदमी के अंदर जेन साजी ऐसी की जाए कि डिफरेंसेस उसमें क्रैक्स नजर आने शुरू हो जाएं, अफवाज पे एतमाद खत्म हो जाए। और इसमें बहुत बड़ा रोल PMLN ने अदा किया है। उन्होंने अपने मीडिया सेल के जरिए लोगों के ऊपर झूठे करप्शन के इल्जाम आर्मी ऑफिसर्स पे लगा के उन्होंने और इस कदर खराबी पैदा की है कि आप सोच नहीं सकते। और मियां नवाज शरीफ पिछले 22 साल से ये साजिश कर रहा है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। ये लोग समझे नहीं, लेकिन इसका नतीजा इतना बुरा होगा कि जब कभी समझे तो वो फिर आपके पास कोई उसका चाराजोई नहीं होगी उसको करने की। आप इसका मुझे उस वक्त इतराक हुआ जब मेरे ऊपर PMLN के मीडिया सेल ने लगाया। मुझे कहा गया कि जी आपने 15,000 एकड़ जमीन खरीदी है, 264 एकड़ के हिसाब से। हमने विमेन हरेसमेंट के हवाले से रेजोल्यूशन लेकर आए थे, जिसके ऊपर हम अभी तक वेट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब अगर उस पर कोई एक्शन ले लें, मरियम नवाज साहबा कोई ले ले, हमने वो प्राइम मिनिस्टर हाउस तक तो पहुंचा दी थी। सो बट दैट वाज जस्ट फॉर विमेन हरेसमेंट। या हम बात करें स्टेट का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, जिस पे हम बात करेंगे इन द कमिंग डेज। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।